हेलो फ्रेंड्स, कैसा आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो आपके सीटेट के एग्जाम में सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आपको देखने को मिलती है, सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है। क्योंकि एक तो कुछ बच्चों के लिए नया सब्जेक्ट होता है ये, कुछ को इसके अंदर कुछ ऐसी टर्म्स, कुछ ऐसी सिद्धांत, कुछ ऐसे चैप्टर कह लीजिए जिनको समझने में बड़ी दिक्कत होती है। क्योंकि अपने जो उन्होंने कोर्स किया होता है, चाहे अपना बीएड किया हो, डीएलएड वगैरह किया हो, या कॉलेज के अंदर किया हो, वहां पर कुछ टॉपिक उनको मिलते हैं। अदरवाइज ये एक नया सब्जेक्ट आप लोगों को देखने को मिल जाता है। अगर मैं कहूँ जो जो चीजें आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, तो जिस जिस एग्जाम में आपको सीडीपी पूछी जाती है, उसका आपका एक बहुत ही मजबूत आपका बेस यहाँ पर तैयार हो जाएगा। और अगर आपने चीजों को ध्यान से नहीं समझा, नहीं देखा कि भाई एग्जाम में क्या चीज आती है, कहाँ से आती है, तो ये सबसे टफ टॉपिक भी आप लोगों के लिए पड़ जाएगा। और इनफैक्ट एक ऐसा टॉपिक होता है सीडीपी का जो आपके 30 नंबर का आता है, चाहे पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड। लेकिन जो आपके बाकी के अदर सब्जेक्ट होते हैं, मान लीजिए आपका पेपर फर्स्ट है तो आप पर मैथमेटिक्स, ईवीएस, दो लैंग्वेज, सेम उसी तरीके से पेपर टू के अंदर सोशल साइंस, मैथ साइंस और दो लैंग्वेज, तो वहां पर भी ये सब्जेक्ट आपको हेल्प करता है। काफी क्वेश्चन वहां से आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए इस सब्जेक्ट में आपको क्या पढ़ना है, ताकि एटलीस्ट मैं एक नंबर बनाकर चलता हूं, 50+ नंबर आप लोग इस सब्जेक्ट के थ्रू अपने तैयार कर लेते हो। 30 नंबर सीडीपी के और 20+ नंबर आपके जो अदर सब्जेक्ट के अंदर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड पैडागोजी देखने को मिल जाती है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं भाई। ठीक है, गुड इवनिंग भाई, मैं ठीक हूँ, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। एक एक करके ध्यान से सभी पॉइंट सुनते जाइए, आपके पास समय है। मैंने आपसे कहा 2-3 दिन ये लगाने में लगा लीजिए कि भाई आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, ताकि फिर आप लोग अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि आपने देखा मैं भी तुरंत आके एकदम पढ़ाई कराना स्टार्ट नहीं करता। पहले मेरी कोशिश शुरू से यही रहती है, खुद मैं भी ऐसी तैयारी करता था। पहले सिलेबस देखता था, फिर देखता था किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और फिर मेरी क्यूरियोसिटी रहती थी कि ये क्वेश्चन पूछे कहाँ से जा रहे हैं, उनका पता लगाया और उस चीज को फिर करा है। ठीक है, और वही इंप्लीमेंटेशन कई सालों से जब मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं उसके अंदर भी ये चीज करता हूं। आई होप आप लोग भी ऐसे ही करोगे। ठीक है, देखिए अगर मैं आपके सामने पहले एक चीज शेयर कर देता हूं, ये भी मेरी टीम ने एक काफी स्क्रीनशॉट दिए मुझे, जिनके 30 में से 30 थे। आपको ब्लर दिखेगा, ठीक है, जैसे इसके 30 में से 30 है, 30 में से 30 इसके भी है। ठीक है, मुझे खुद ही ब्लर दिख रहा है, एक 30 में से 30 ये है, ये थोड़ा सा साफ दिखा है, ये 30 में से 30 वाले। ठीक है, ये पेपर टू वाला 30 में से 30 है। चाहे कोई भी हो आपके, जिन बच्चों का आप लोग यहाँ पर स्कोर देख रहे हैं, ये भी टीम ने नंबर लिए, ये वो बच्चे हैं जिनके 130+ नंबर आए थे और उनके 30 में से 30 है। अदरवाइज मैं इससे बहुत ज्यादा संख्या आपको ऐसे बच्चों की दिखा दूंगा, क्योंकि यार हम लोग जो डेटा लेते हैं वो 130+ वाले बच्चों का लेते हैं। अब जो उससे नीचे जिस किसी बच्चे के नंबर कम है, भले वो 30 में से 30 लाए, वो डेटा हमारे पास नहीं रहता। ये पहली बार से मैं डेटा लेना शुरू कर रहा हूं, और इसको दिखाने का मकसद ये है कि यार अगर ये बच्चे पूरे 30 में से 30 ला सकते हैं तो आप भी ला सकते हो। और इनके अलावा भी बहुत ऐसी संख्या है बच्चों की। तो हमारी एक गलती थी, हमने उन बच्चों का डेटा नहीं लिया, वरना मैं आपको खूब मतलब ऐसे बच्चों की संख्या दिखा देता। तो अगर ये बच्चे ला सकते हैं तो आप लोग भी ला सकते हो। ठीक है, यानी आप लोग अगर शुरू से ये मन बैठा लोगे नहीं यही ला सकते, हम नहीं ला पाएंगे, तो आपका बेस यही कमजोर हो जाएगा और आगे के एग्जाम में आपको दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए मोटिवेट करने के लिए था कि अगर ये बच्चे ला सकते हैं तो आप भी ला सकते हो। और इनके अलावा भी पता नहीं कितने अनगिनत बच्चे हैं जो अपने 30 में से 30 लेकर आ चुके हैं। ठीक है, अब मैं एक एक करके चीज आपके सामने शेयर कर लेता हूं। ये सीटेट का कोर्स है, डेली इसमें आप लोग अपना एडमिशन ले रहे हैं। ठीक है, और उसके अलावा 20 तारीख से आपकी इसमें क्लास शुरू हो जाएगी। इसके अलावा मुझे नहीं लगता आपको 1 रुपया भी सीटेट के ऊपर इन्वेस्ट करने की जरूरत पड़ेगी, और बहुत ही मिनिमम फीस में रखा हुआ है। और इस बार मेरी ऐसी कोशिश हो रही है कि मैं बच्चों को वो सभी चीजें दे दूं जो मेरे पास एक्स्ट्रा भी रखी हुई थी, क्योंकि पता नहीं अगली बार यार सिलेबस चेंज हो जाए। मान लीजिए अगर सिलेबस चेंज होता है तो ये सारी चीजें उस बच्चे के लिए काम आ जाए। ठीक है, और इस बार सीटेट को वो अच्छे प्रकार से यहाँ पर खत्म कर दे। तो जितनी भी लगभग चीजें हैं जो आपको चाहिए, चाहे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चाहिए, चाहे आपको एनसीईआरटी का कंटेंट चाहिए, मॉक टेस्ट चाहिए, लाइव क्लास चाहिए, सभी अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर चाहिए, वो सभी इसी के अंदर है। आपने देखा होगा कोर्स की वैलिडिटी भी मैंने पिछले बच्चों की भी बढ़ा दी, आप लोगों की भी बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। ठीक है, मतलब मैं सभी वो चीजें आप लोगों को दे रहा हूं क्योंकि मुझे उम्मीद है अगली बार शायद कोर्स आपका शायद कुछ चेंज देखने को मिले, तो आप लोगों को उसमें ज्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, अगर सिलेबस वगैरह भी चेंज होता है तो आप लोग इसको मेरी सचिन एकेडमी ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड करके ले लेना, और वहां पर आपको 20 मार्च से क्लास का टाइम टेबल लिखा होगा, बाकी सब्जेक्ट का टाइम टेबल डलिया होगा, वहां से फिर आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इसमें आपका डिस्काउंट वगैरह भी चल रहा है। अब देखिए मैं बात कर लेता हूं आपके सीडीपी के सिलेबस की बात कर लेता हूं। ठीक है, सीडीपी के सिलेबस की बात कर लेता हूं जो आपका सीबीएसई ने दिया हुआ है। मैं कहूँ एक बड़ा स्टैंडर्ड सिलेबस दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग अगर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाओगे CTET.NIC.in के ऊपर, तो उनका ऑफिशियल सिलेबस दिया हुआ है।
बट मैं बच्चों को ये कहता हूँ कि उस सिलेबस के से आप लोग अगर जाओगे तो थोड़ा कंफ्यूजन आपको हो सकती है 2-4 चैप्टर के अंदर। जो चीज आज की वीडियो के अंदर मैं एक एक करके आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, इसको अगर आप लोगों ने देख लिया तो भले ही उससे आपके 30 में से 29-28 आ जाए, लेकिन इसमें पूरे 30 में से 30 आप लोग लेकर आ जाओगे, ठीक है। और आपकी एक नींव जो है ना मजबूत हो जाएगी। मान लीजिए आप DSSB की तैयारी करते हो, या आपका वहां पर बेस स्ट्रॉन्ग कर देगा, वहां पर काम आएगा। सुपर टेट की तैयारी करते हो, वहां पर आपके काम आएगा, ठीक है। या किसी और दूसरे एग्जाम की तैयारी करते हो, ठीक है। चलिए भाई एक एक करके हम बात कर लेते हैं। और यार एक आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन भी है। पूरे इतनी सालों से मेरे नाम से पता नहीं कितनी फेक किताबें मार्केट के अंदर बिक रही है, ठीक है। तो मेरी अभी तक कोई किताब नहीं आई थी। मैंने कहा था जब तक बेस्ट कंटेंट नहीं बनाऊंगा तब तक नहीं दूंगा। तो आपकी CDP की किताब आ गई है, CTET की आ गई नहीं है, मतलब काम चल रहा है और जल्दी आपको देखने को मिल जाएगी। इसके मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए डाल दूंगा। कुछ बच्चों को जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के लिए बड़ा भटकना पड़ता है, फिर पब्लिकेशन दूसरी पब्लिकेशन की किताब लेती है, फिर उसके अंदर कुछ उनको आंसर काफी गलत मिलते हैं। तो वो सब समस्या है इसके अंदर खत्म कर देंगे। इसमें मुझे थोड़ा समय लग रहा है। मैं चाह रहा हूं बच्चों को एक बेस्ट कंटेंट मिल जाए ताकि उनकी सारी टेंशन खत्म हो जाए, ठीक है। तो ये किताब जल्दी आपको मार्केट के अंदर देखने को मिलेगी, फिर PYQ भी आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जिन्होंने बैच ले रखा है उनको तो ऑलरेडी इसकी PDF बैच के अंदर मिल जाएगी, और PYQ वगैरह उनको सब मिलेगा बैच के अंदर ही। ये वो बच्चे जो किताब के थ्रू भी पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो मेरी काफी समय की मेहनत है जो फाइनली अब साकार होती हुई दिख रही है। और मार्केट के अंदर जो इस प्रकार से मेरे नाम से फेक किताबें, कचरा किताबें चल रही है, उनका दी एंड करने का समय आ गया है, ठीक है। देखिए यहां पर मैंने आप लोगों के सामने लिखा हुआ है कि टारगेट 50+। अब आप लोग कहोगे कि जो आपका CTET का एग्जाम होता है, चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे आपका पेपर सेकंड हो, इसके अंदर भाई 30 नंबर की CDP आती है। बट यहां पर मैंने लिखा हुआ है 50+। 50+ को लिखने का ये रीजन होता है कि जो 30 नंबर आपको अपने सब्जेक्ट के अंदर देखने को मिलते हैं, इससे बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट होते हैं जो बाकी के अदर सब्जेक्ट में आपको काम आते हैं। ये मैंने लमसम में लिए हुए। मान लीजिए पेपर 1 किसी बच्चे का मैथमेटिक्स है, तो आप सभी को पता है कि 30 नंबर में आपके न्यूमेरिकल आते हैं। ओ सॉरी, 30 नंबर का आपका टोटल आता है, 15 में न्यूमेरिकल आते हैं, 15 में आपकी पेडागोजी आती है। और 15 की पेडागोजी के अंदर जो लगभग आधी है वो CDP के थ्रू कवर हो जाती है, और जो बाकी की होती है वो सब्जेक्ट पेडागोजी के थ्रू आपको कवर होती है, जिसमें आपको मैथमेटिक्स नॉलेज चाहिए होती है, ठीक है। तो यहां वाली पेडागोजी के अंदर भी लगभग आधे का रोल इसने निभाया जो आपका CDP का सब्जेक्ट है। ठीक उसी प्रकार से अगर मैं EVS की बात करूं तो ये भी आपका 30 नंबर का आता है, और 30 नंबर के अंदर वही आपका 15 में कंटेंट जो आपका NCERT की किताब से आता है, और 15 में पेडागोजी। ये पेडागोजी भी 2 भाग में बटी होती है, ठीक है। आधे भाग में वही आपका CDP हेल्प करती है, और आधे भाग में आपको सब्जेक्ट पेडागोजी काम आते हैं। या जैसे मान लीजिए आप प्रोसेस स्किल वगैरह पढ़ते हो, या EVS के आप लोग थीम के अकॉर्डिंग यहां पर पढ़ते हो, वो काम आती है। उसी प्रकार से आपकी जो लैंग्वेज होती है, 2 आप लोग यहां पर लैंग्वेज लेते हो, कोई भी आप लोगों ने लैंग्वेज ली होगी 2 यहां पर, ठीक है। उसके अंदर भी बहुत सारे टॉपिक आपके इसी CDP के थ्रू आते हैं, चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे आपके पेपर सेकंड हो। अगर मैं पेपर सेकंड की बात करूं, सोशल साइंस है भाई आपका, ठीक है, या मैथ साइंस है, 60 नंबर का आता है। लेकिन उसके अंदर भी मैं सिर्फ उस सेक्शन की बात कर रहा हूं जो आपके CDP से कवर होते हैं। मैं पूरी पेडागोजी की बात नहीं कर रहा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं अगर आपको सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है। मान लीजिए आपका सोशल साइंस है या आपका मैथ साइंस है, तो अगर आपको सोशल साइंस के चैप्टर की, उसके कंसेप्ट की नॉलेज नहीं है, तो आप उस पेडागोजिकल क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाओगे। तो वहां पर आपको उस सब्जेक्ट की नॉलेज रखनी पड़ेगी, तभी उस पेडागोजी का जो क्वेश्चन है उसका आंसर दे पाओगे। बट अगर आपने CDP अच्छे से कर ली, तो उसके अंदर जो आपके सोशल साइंस के अंदर लगभग 8+ नंबर और मैथ साइंस के अंदर 4+ नंबर इस CDP के थ्रू आते हैं, यहां पर आप लोग कवर कर जाओगे। तो कुल मिला के अगर थोड़ी बहुत आपको कंफ्यूजन नहीं हो, तो मैं आपको सिंपल एक बात बताता हूं कि 30 नंबर तो आपके पेपर में आ जाएंगे, चाहे पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड हो, और बाकी का यही CDP का एक ऐसा आपका टॉपिक रहता है जो दूसरे सब्जेक्ट में आपको हेल्प करता है, और कुल मिला के आपको 50+ नंबर दिलाकर लेकर चला जाएगा, ठीक है। और सब्जेक्ट पेडागोजी मान लीजिए आप लोग बैच के थ्रू पढ़ रहे हो, तो वहां पर आपको टीचर पढ़ा रहा है, वरना सब्जेक्ट पेडागोजी तो मेरा खुद का ही सब्जेक्ट है, मैं इसको यहां पर कराता भी हूं, ठीक है। तो आप लोग खुद देख लेना जो भी आपको अच्छा लगे। अब मैं एक एक करके इसके सिलेबस के बारे में बात कर लेता हूं, चैप्टर के बारे में बात कर लेता हूं, और पेपर का जो पैटर्न है वो किस प्रकार से बदला हुआ देखने को मिल रहा है, अब उसके बारे में मैं एक एक करके बात कर लेता हूं, ठीक है। इसलिए मैंने कहा ऑफिशियल सिलेबस को छोड़ देना, जो सिलेबस आज मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं उसको देखना, क्योंकि कुछ चीजें नई आई हुई है, पूछने का तरीका नया आया हुआ है, और बच्चा इसके चक्कर में रुककर फेल हो जाता है, ठीक है। और मैं नहीं चाहता आप लोग CTET जैसे एग्जाम में फेल हो पाओ, ठीक है, जिसका रेशो बहुत बड़ा है फेल होने वाले बच्चों का। देखिए अगर मैं बात करूं पहली यूनिट की, मैंने इसको 3 यूनिट में बांटा हुआ है। अगर मैं पहली यूनिट की बात करूं जो आती है आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट की, ये लगभग आपके 15 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें सिर्फ वो चैप्टर आते हैं जो बच्चे के विकास से जुड़े रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दिया हुआ है, वृद्धि और विकास, ठीक है, हेरिडिटी और एनवायरमेंट आपके सामने दिया हुआ है, सोशलाइजेशन दिया हुआ है, इंटेलिजेंस आपके सामने दिया हुआ है,
उसके अलावा 3 महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक, जिसमें आपके प्याजे, कोलबर्ग और वाइगोस्की, ठीक है, जीन प्याजे, लॉरेंस कोलबर्ग और लेव वाइगोस्की, ये 3 बड़े महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है, सीडीपी के अंदर आते हैं आपके। इसके अलावा आपकी लैंग्वेज के अंदर यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लैंग्वेज के अंदर कोलबर्ग नहीं आएगा, लेकिन वाइगोस्की और प्याजे आपके लैंग्वेज के अंदर आएंगे। मैथमेटिक्स के अंदर आपको प्याजे से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो देखो कितने महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है जो दूसरे सब्जेक्ट में भी आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए अगले की अगर मैं बात करूं, ये चैप्टर मतलब ये सभी वही चैप्टर है जो बच्चे के विकास से जुड़े रहते हैं, चाहे लैंग्वेज एंड थॉट हो, कि जो बच्चे की जो भाषा विकास है किस प्रकार से होता है, उसके विचार के बारे में बात करते हैं। और जो आज की डेट के अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज पर फोकस किया जा रहा है, क्रिटिकल थिंकिंग, ये वो चीज है, अगर आपने इस चीज को समझ लिया तो समझ लो आप लोग सीटेट क्या किसी भी एग्जाम को जिसके अंदर आपकी सीडीपी पूछी जाती है उसमें बहुत बढ़िया नंबर आप लोग लेकर आओगे, ठीक है। जेंडर से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस से क्वेश्चन आता है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं से, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, आकलन और मूल्यांकन। इस चैप्टर को देखना, मान लीजिए आप लोग ईवीएस खोलते हो, सोशल साइंस खोलते हो, या साइंस खोलते हो, या लैंग्वेज खोलते हो, एक ऐसा चैप्टर है जो सभी के अंदर आपको देखने को मिलेगा और 100% देखने को मिलता है। तो ये एक ऐसा चैप्टर है जो कम से कम आपके एग्जाम में 3-4 नंबर आपको पक्के करवा देता है। इसलिए मैंने कहा सीडीपी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बाकी के दूसरे सब्जेक्ट में आपको काफी सारे नंबर गेन करा देता है, ठीक है। चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, तो ये यहां पर बात कर दी मैंने, यूनिट फर्स्ट की बात करी, जिसके अंदर जो बच्चे का विकास होता है किस किस प्रकार से वो चलता है उसकी सारी प्रोसेस इसके अंदर आपकी दी रहती है, ठीक है। तो पहली यूनिट हो गई। अब इनको करना कहां से है वो भी मैं आपको बता दूंगा, ध्यान से सुनते जाना। अगर मान लीजिए आप लोग मेरे यूट्यूब क्लास के थ्रू पढ़ना चाहते हो तो मैं इसकी टॉपिक वाइज भी क्लास कराता हूं, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कराता हूं, तो उसके थ्रू भी मैं आपकी करा दूंगा। अगर आप लोग मान लीजिए पेड कोर्स के थ्रू पढ़ रहे हो तो फिर भूल जाना, फिर कुछ भी मत करना, जो मैं कराऊंगा वहां पर वही आपके लिए काफी रहेगी, ठीक है। यूट्यूब पर जो कराऊंगा वो भी आपके लिए काफी रहेगी, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं यूनिट सेकंड की बात करूं आपके सामने, यूनिट सेकंड के अंदर आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा और CWSN, ठीक है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, ये आपकी सेकंड यूनिट आ जाती है। लगभग 5 नंबर के क्वेश्चन इस यूनिट से आपको देखने को मिलते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है, मान लीजिए कोई बच्चा डिसेबिलिटी से ग्रसित है और जो आपकी किस प्रकार की दिव्यांगता है, आपके RPWD एक्ट है, ठीक है, 2016 के अंदर दी हुई है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि अगर मान लीजिए इस बच्चे को इस प्रकार से चीजें प्रदर्शित कर रहा है, अपने व्यवहार को ऐसे दिखा रहा है, तो कौन सी डिसेबिलिटी है उसके अंदर। और अगर मान लीजिए आपकी क्लासरूम में इस प्रकार की डिसेबिलिटी वाला बच्चा है तो उसका इंक्लूजन यानी कि उसका समावेशन आप अपनी क्लास में किस प्रकार से करोगे, उसके बारे में ये आपका आप लोग गूगल से इसको डाउनलोड कर सकते हो, ये आपका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो मैं सारा ऑफिशियल जितनी भी वेबसाइट होती है, ऑथेंटिक किताब होती है, वही से पढ़ाता हूँ और यहाँ से एज इट इज क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है, खासकर सीटेट के एग्जाम में, क्योंकि इस एक्ट से बाहर कुछ भी चीज नहीं है, बट उनका बच्चों का इंक्लूजन कैसे करना है वो समझने वाली चीज आपको, ठीक है। दूसरा एनईपी 2020, देखा अगर आप लोग इसका सिलेबस देखोगे तो वहां पर कहीं भी एनईपी 2020 आपके ऑफिशियल सिलेबस में आपको देखने को नहीं मिलेगा। बट जब से पेपर आपके ऑनलाइन हुए थे, ठीक है, अब तो नहीं होते, अब तो पेपर आपका ऑफलाइन होता है, जब से पेपर आपके ऑनलाइन हुए थे तब से आपके राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी पूछे गए, ठीक है। उसके अलावा जैसा अगर मैं बात करूं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसको पढ़ लेना भाई अच्छे तरीके से। 2020 के बाद जितनी भी आज आपकी नीति आ रही है, जितना भी एजुकेशन के अंदर बदलाव आ रहा है, वो सब इसी के अकॉर्डिंग आपको बदलाव देखने को मिल रहा है। अभी आपने मैंने परसों शायद तरसों एक वीडियो के अंदर बताया होगा, ओपन बुक एग्जाम आ रहा है, यानी जो बोर्ड क्लास की आपकी परीक्षाएं रहेंगी उसके अंदर बच्चे किताबें लेकर जाएंगे घर से, ठीक है, और इन किताबों में से देख देख कर समझ कर अपनी क्रिटिकल थिंकिंग का यूज करके उन आंसर को दोगे। काश हमारे टाइम पे सुविधा रहती, हम तो नकल को मैं ज्योमेट्री के अंदर ले जाता था, ठीक है, कोई ऐसे यहाँ पर लेकर जाता था, एक जीन्स के अंदर यार छोटी सी पॉकेट होती है, यहाँ पर लेकर जाते थे, ठीक है। क्यों झूठ बोलना है, सभी ने करा होगा, ठीक है, आप में से भी बहुत निकम्मे होंगे, ठीक है। अब सरकार कह रही है खुलकर किताब लेकर जाओ, और खुलकर किताब लेकर जाओ, बस पूरा ध्यान ये रखो कि बच्चा अपनी समझ लगाकर आंसर दे पाए, बच्चा रटे नया। सरकार का पूरा फोकस ये कि अगर कोई बच्चे को बहुत सारी चीजें याद है तो बच्चा बेकार है, मतलब वो चीज क्या करेगा याद करके, उसकी मेमोरी को चेक थोड़ी करना है, हमें देखना है कि बच्चा क्रिटिकल थिंकिंग का यूज कैसे कर रहा है, कैसे सोच समझ पा रहा है बच्चा। और शिक्षा नीति 2020 के अंदर क्लियर एक पॉइंट दिया हुआ है आपको कि क्रिटिकल थिंकिंग को बच्चे के ज्यादा बढ़ाना है, ठीक है। इसके ऊपर मैं अभी आऊंगा, ये सबसे महत्वपूर्ण की पॉइंट है, मतलब आपका अगर आपने ये समझ लिया ना तो आपका एग्जाम पास है, ठीक है। उसके अलावा देखिए एनसीएफ 2005 से रिलेटेड क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के अंदर ज्यादा पूछे जाते हैं, जो आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, लेकिन इसके अंदर जो आपका पेडागोजिकल व्यू दिया हुआ है, क्योंकि अभी तो आपका यार 22 वाला भी आ गया है, ठीक है, बट उसका इंप्लीमेंटेशन पूरी तरीके से नहीं हुआ है और वो आपके एग्जाम में आएगा भी नहीं, तो यहां से कुछ पेडागोजिकल व्यू आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और मैथमेटिक्स में डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से आपको देखने को मिलते हैं।
तो ये 3 डॉक्यूमेंट आपको करने जरूरी होते हैं, और इंक्लूसिव एजुकेशन और जो CWSN वाले बच्चे हैं, ठीक है, इनके बारे में पढ़ना होता है। जो ये दूसरी यूनिट आपको आती है 5 नंबर की, बट दूसरे सब्जेक्ट में भी आपको यहाँ पर हेल्प करेगी, ठीक है। और ये तीनों डॉक्यूमेंट भाई आप लोग अपने गूगल से डाउनलोड करके कर सकते हो, तीनों गूगल से डाउनलोड हो जाएंगे, वहां से भी पढ़ सकते हो, वरना मैं इसको पढ़ाता हूं उसके थ्रू पढ़ सकते हो, जो आपको ठीक लगे, ठीक। अगर मैं बात करूं आपके सामने थर्ड यूनिट की, ये आपकी लर्निंग एंड पेडागोजी। अब देखिए आपके जो CDP है, इसका मतलब है चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि जो बच्चे का विकास है। अब बच्चे का विकास कैसे कैसे हो रहा है, मान लीजिए बच्चा अपनी गर्भावस्था के अंदर है, पेट के अंदर है, माँ के पेट में, तो वहां से बच्चे के विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और उसकी व्यस्तता तक चलती है, ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं भी यानी उसका अडल्टहुड तक यहाँ पर चलती है। तो वो तो हो गया बच्चे का विकास। लेकिन अगर मैं बात करूं आपके पेडागोजी की बात करूं कि बच्चों को हमको चीजें कैसे समझानी है, कैसे पढ़ानी है, ठीक है, तो ये आपको जो पेडागोजी है, इसके लिए आपको कोई बुक नहीं मिलेगी, इसके लिए आपको एक परफेक्ट टीचर चाहिए, ऑथेंटिक टीचर चाहिए, जो आपको जो रिसोर्स दे सके ऑथेंटिक किताबों में से दे सके और अपने अनुभव के आधार पर आपको चीजें समझा सके, तो आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। जिसके अंदर आपका टीचिंग एंड लर्निंग दिया हुआ है। लर्निंग अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। लर्निंग के अंदर आपकी, मैं अगर मोटी मोटी भी अगर आपके सिद्धांत ले लूं ना, तो लगभग 50 प्लस आपकी लर्निंग थ्योरी हो जाती है। बट आपके सीटेट वाले लर्निंग थ्योरी पूछते नहीं है। एक दो क्वेश्चन आपके EL थोंडाइक से कभी पूछे गए थे, अब वो पूछते नहीं है। लर्निंग से सिर्फ आपके वो क्वेश्चन पूछते हैं जो आपकी समझ पर आधारित क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। मैंने इसलिए कहा कि जो आपका सीटेट का एग्जाम है, ये आपका रटने वाला एग्जाम नहीं है। CBSE ने कह दिया भाई ये आपका सिलेबस है, इसी में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बट हम घुमा के पूछेंगे क्वेश्चन को, और ऐसे घुमाकर पूछेंगे कि आपको भी घुमा देंगे। ये उनकी पूरी की पूरी अप्रोच रहती है। जैसे अगर आप लोगों ने यहाँ पर किताब भी देखी होगी या मेरे वाला बैच भी देखा होगा, जो भी आप लोग यहाँ देखना चाहे, यहाँ पर सिर्फ लिखा हुआ है सीटेट, सीटेट के साथ में एस्टेट वगैरह कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ये किताब जो आपको काम करेगी, पूरा सीटेट में काम करेगी। इसके अंदर मैंने टेट के क्वेश्चन नहीं लिए, क्योंकि टेट के क्वेश्चन का प्रारूप अलग होता है, पूछने का तरीका अलग होता है, और सीटेट के क्वेश्चन का पूछने का तरीका अलग होता है। ये मेरे सामने अभी जो इससे पहले 2 पेपर हुए, ठीक है, ये भी आपका जनवरी वाला था, 1 अगस्त वाला था। ये पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के ये मेरे पास में। इन क्वेश्चन को देख लेना यार, इन क्वेश्चन को जब आप देखोगे और इनका पूछने का तरीका देखोगे, जो एग्जामिनर ने कितनी बढ़िया लैंग्वेज दी हुई है, तो आप लोगों को खुद फील हो जाएगा कि यार जो टेट की किताबें होती है उसमें फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, सीधा हमने फैक्ट याद करा, एग्जाम में जाके लगा दिया। इनको जब आप लोग देखोगे, जब आपको पता लगेगा, इसका मैं एक एनालिसिस भी आप लोगों के लिए करा दूंगा कि आपको यहां पर रटना नहीं है कि आपको फैक्ट पता है तो आपको आ जाएगा। उस फैक्ट से संबंधित आपको ऐसा प्रैक्टिकल क्वेश्चन देंगे, घुमाकर देंगे, जहां पर आपको अपनी क्रिटिकल थिंकिंग का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए ये किताब हो, चाहे आप लोग पेड कोर्स के थ्रू पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी के थ्रू पढ़ रहे हो, पूरी कोशिश करना आप लोग सीटेट के एग्जाम के थ्रू पढ़ना। सबसे आसान एग्जाम लगेगा, अगर उलझ गए सबसे मुश्किल लगेगा, ठीक है। मोटिवेशन एंड लर्निंग, ये चैप्टर आता है, छोटा ही चैप्टर होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है कॉग्निशन एंड इमोशन, ये यूनिट से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। तो ये 3 यूनिट थी, तीनों यूनिट मैंने आपके सामने यहाँ पर बांट दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये यूनिट आपके 30 नंबर की थी, बट मैंने कहा ये आपके 50 नंबर की होती है, क्योंकि इसी यूनिट के ये वाले चैप्टर दूसरे सब्जेक्ट में भी यहाँ पर आपको हेल्प कर जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, की पॉइंट बता रहा हूं, इसको दिमाग में डाल लेना। अगर दिमाग में आपने ये फिट नहीं करी तो सीटेट को तो फिर भूल जाना, और ये चीज दिमाग में फिट कर ली, मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं, 100% विश्वास दिलाता हूं, सीटेट में आप लोग पास नहीं करोगे, बहुत अच्छे नंबर लेकर आओगे। वो की पॉइंट क्या है? वो की पॉइंट है कि भाई आपको अब रटना नहीं है, ठीक है। अब आपको रटना नहीं है कोई भी चीजें, अब आपको चीजें क्या काम करनी है, कोई भी कंसेप्ट आपको समझना है, ठीक है। कोई भी कंसेप्ट समझना है। अब ये नहीं कि जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाएं दी, 4 अवस्थाएं दे दी, ठीक है। या मान लीजिए जैसे मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन आपको कराता हूं प्रैक्टिस के लिए, ये देखिए, जैसे मैं एक क्वेश्चन आपके सामने कराता हूं, आप लोग इसका आंसर मेरे साथ देना। ये क्वेश्चन को दिखाने का सिर्फ यही तरीका है, मकसद है, ताकि आप लोग देख सके कि जो एग्जामिनर है वो लैंग्वेज किस प्रकार की देता है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपके सामने शेयर करता हूं, और ये इसलिए मैंने आपको बताया कि आप लोग देखिए कि रट्टू तोता अब आपका बनना काम नहीं आएगा, और एग्जामिनर कितनी बढ़िया लैंग्वेज आपको देता है, ठीक है। इसलिए मैंने कहा सीटेट का पैटर्न बिल्कुल आपके दूसरे एग्जाम से अलग हो गया है, ठीक है। पहले भी अलग था, अब इन्होंने काफी अलग दे दिया जब से ऑफलाइन हुआ है। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरु कहती है कि उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया। यह भी आपका जो जनवरी के अंदर एग्जाम हुआ था उसी में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बच्चे इस तरीके के तर्क देते हैं? अब यहां पर कोई बच्ची है, अब वो बच्ची खेल रही है, खेल खेल में उसने वो अपना आउट हो गई, आउट होने के बाद इसने कह दिया कि रस्सी ने मुझको आउट कराया। अब यार एक बात बताओ, रस्सी कैसा आउट करा देगी? क्या रस्सी के अंदर जान होती है क्या? आप लोग सिंपल एक बात बताओ, क्या रस्सी के अंदर कोई जान होती है क्या? रस्सी के अंदर जान नहीं होती। रस्सी क्या होती है? रस्सी होती है
निर्जीव होती है। क्या होती है? निर्जीव होती है। बट यहां पर जो बच्ची है उसने कह दिया कि रस्सी निर्जीव नहीं है, रस्सी सजीव है, और इसी की वजह से मैं यहां पर आउट हो गई। ठीक है, इसी ने मुझे यहां पर आउट कराया। तो इसने रस्सी को क्या मान लिया? निर्जीव ना होकर इसने रस्सी को सजीव सजीव मान लिया। ठीक है, अब सिंपल आप लोगों ने एक बात देखी, यहां पर बच्चा सजीव और निर्जीव चीजों के बीच में अंतर नहीं कर पा रहा, यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग चीजों के बीच में बच्चे ने डिफरेंस यहां पर नहीं करा। अब मान लीजिए आपका फैक्चुअल क्वेश्चन होता तो वहां पर पूछ लेता कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किस अवस्था के अंदर आपको जीववाद का गुण देखने को मिल जाता है। अब आप लोग कहते हो अच्छा जीववाद का गुण, जिसमें बच्चा सजीव निर्जीव के बीच में अंतर नहीं कर पाता। चलो भाई प्री ऑपरेशन स्टेज लगा देते हैं। ठीक है, यानी कि जिसमें बच्चा 2 साल से लेकर 7 साल तक का होता है, क्योंकि इसमें बच्चे जितनी भी ऑपरेशन यानी कि जो संक्रिया होती है उसको यहां पर नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये हो जाता अब आपका फैक्चुअल क्वेश्चन। बट एग्जामिनर ने देखो कितना बढ़िया घुमाकर इसको क्वेश्चन पूछा है कि बच्ची यहां पर आउट होगी, आउट होने का जिम्मेदार उसने किसे ठहराया? रस्सी को। किसको जिम्मेदार ठहराया? रस्सी को उसने जिम्मेदार यहां पर ठहराया कि मैं रस्सी की वजह से आउट हो गई हूं। तो रस्सी को उसने सजीव मान लिया। अब बताओ ये जीन पियाजे के किस स्टेज में आ रहा है? अब आप लोग यहां पर रट लो कुछ भी चीज है, अगर आपने चीजें समझ ली तो आप लोग एग्जैक्ट बता सकते हो कि भाई आपका प्री ऑपरेशन स्टेज के अंदर यहां पर आ रहा है, बच्ची ने रस्सी को यहां पर सजीव मान लिया। ठीक है, आप लोगों ने देख लिया। इसलिए मैंने कहा कि अगर आप लोग यहां पर रट्टू तोता बनोगे तो आपके तोते उड़ जाएंगे, और अगर आप लोग चीजों को समझोगे, अगर आप लोग एनईपी 2020 पढ़ोगे तो वहां पर सिंपल लिखा हुआ है कि हमें ज्यादा से ज्यादा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर जोर देना है। शुरुआत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के जो शुरुआत की आपके पेज है वहीं पर आपको मार्गदर्शी सिद्धांत देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है जो भी कंसेप्ट आप लोग पढ़ोगे, जो चैप्टर आप लोग पढ़ोगे, उनको समझ समझ कर पढ़ना है, अपनी अंडरस्टैंडिंग बनानी है, कोई भी चीज रटनी नहीं है। और मैं आपको वादा दिलाता हूं सीटेट के एग्जाम में आप लोगों में से ही टॉपर निकलते हैं, और आप लोग ही टॉपर निकलोगे अगर आपने इस चीज को इंप्लीमेंटेशन कर लिया, जो चीज मैंने आपके सामने बताई। ठीक है, दूसरी बात, ये तो क्वेश्चन मैंने बता दिया। अब देखिए एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने और लिया हुआ है। जब से पेपर आपके ऑनलाइन हुए, जब से आपका जर्सन एंड रीजन का एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट एग्जामिनर ने पूछना शुरू कर दिया, कथन और कारक वाले जो क्वेश्चन है, इसमें कितनी चीजें रट लो, अगर आप अपना खुद का दिमाग लगाकर, मतलब क्रिटिकल थिंकिंग का यूज करके अगर आपने आंसर नहीं दिया या आपने चीजें नहीं समझी तो आपका जरूर गलत होगा, वरना घर से कितना ही रट के चले जाना। देखो जैसे इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। अब यहां पर क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, अभिकथन आपके सामने दे दिया, दर्शन आपके सामने दे दिया कि किसी नए संप्रत्यय यानी कि किसी नए कंसेप्ट को सीखने के समय, जैसा आप लोग कुछ नए कंसेप्ट अभी सीख रहे हो कि यार हमें क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, किन गलतियों से बचना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, आप लोग अभी कंसेप्ट सीख रहे हो ना। तो सीखने के समय जो टीचर है, टीचर द्वारा विद्यार्थियों को सवाल पूछने और अपने संदेहों को स्पष्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अब एज ए टीचर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि भाई मैं आप लोगों को अगर सीडीपी के कंसेप्ट के बारे में सिखा रहा हूं, अब आप लोगों के बहुत सारे सवाल भी निकल रहे होंगे, लेकिन क्या करें, भड़ास निकाल नहीं सकते, बस यहाँ पर लाइव में आप लोग कुछ ना कुछ आंसर क्वेश्चन पूछते जाओगे। ऑफलाइन क्लास तो है नहीं कि ये ऐसे कैसे होगा सर, ये ऐसे कैसे होगा, ये क्वेश्चन वहां से ऐसे क्यों नहीं आया। ठीक है, तो आपके मन में बहुत सारी चीजें निकालने के लिए, लेकिन निकाल नहीं पा रहे हो, क्या करें, ऑनलाइन का जमाना है भाई। ठीक है, तो आपको जो ये संदेह आपके माइंड के अंदर होंगे, जो डाउट होंगे या जो आप लोग सवाल पूछने चाहेंगे, तो एज ए टीचर मुझे क्या काम करना चाहिए? पहले वाले जो कुछ टीचर यूज करते थे, नहीं नीचे बैठ जा, तू नहीं पूछेगा, तू नहीं पूछेगा, ये पूछेगा। ठीक है, पूछने वाले को पीट भी देते थे, जबकि आप सभी को पता है सजा देना बिल्कुल सख्त उसके खिलाफ है। ठीक है, तो आपको ऐसे बच्चों को एनकरेज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? करना चाहिए भाई, प्रोत्साहित करना चाहिए। अब सोचो आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे हो, मैं कहूंगा चलो बेवकूफ आ गया क्वेश्चन पूछना, हर बार ऐसे ही आ जाते हो, कितना बुरा लगेगा, तभी गाली देकर भाग जाओगे चैनल को अनसब्सक्राइब करके। ठीक है, तो टीचर को जितनी भी चीजें बच्चे से जुड़ी हुई है, चाहे उसके मिसकंसेप्शन हो, डाउट हो, क्वेश्चन हो, सवाल पूछना हो, XYZ कुछ भी हो, उसको एनकरेज करना चाहिए, उसको मोटिवेट यहाँ पर करना चाहिए। तो यहाँ पर जो अजर्सन इसने दिया हुआ है, अभिकथन यहाँ पर दिया हुआ है, वो भाई बिल्कुल ठीक है, एनकरेज करना चाहिए, यहाँ पर प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, करना चाहिए। देखो अगर इसमें से कोई ना कहे तो मुझे बता दियो, मैं भी उसकी बढ़िया तरीके से खाल उतारता हूं। ठीक है, अब इसमें तर्क देखे क्या दिया हुआ है। जब आपके सामने अजर्सन आ जाएगा, जो भी स्टेटमेंट आपको दी होगी, फिर आपको ये देना है कि ऐसा क्यों है, टीचर को प्रोत्साहित क्यों करना चाहिए ऐसी चीजों के लिए, सवाल पूछने के लिए। हमने तो, हमारे टीचर ने तो कभी नहीं करा, जैसे हम क्वेश्चन पूछते थे हमें सजा देते थे या एकदम गाल पे मारते थे, थप्पड़ मारते थे। तो ऐसा क्यों है, प्रोत्साहित क्यों करना चाहिए। अब इसमें तर्क ये दिया है कि जो सवाल पूछना है, जो यहां पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, वो समालोचनात्मक चिंतन यानी कि जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है, जिसमें बच्चा खुद अपना तर्क वितर्क करके अपना खुद का एक डिसीजन ले पाए कि हाँ नहीं ये तरीका ठीक है, तो क्रिटिकल थिंकिंग के विकास में बाधा पैदा करता है। देखिए सिंपल से एक बात समझ लो, बच्चे के अंदर जो क्यूरियोसिटी रहती है ना,
ठीक है, शुरुआत से जो बच्चे के अंदर आ जाती है, आप लोगों के अंदर भी क्यूरियोसिटी है कि सर हम कैसे 30 में से 30 ला पाएंगे, तो आप लोगों के अंदर जो जिज्ञासा है, या छोटे बच्चे के अंदर भी जो जिज्ञासा रहती है, ठीक है, वो विकास में कभी भी बाधा पैदा नहीं करेगा, वो हमेशा उसके विकास को बढ़ावा देगा। क्योंकि बच्चे के अंदर अगर कोई भी जिज्ञासा आएगी, आपके अंदर कोई भी जिज्ञासा आएगी और टीचर उसको एनकरेज कर रहा है, प्रोत्साहित कर रहा है ना, तो उसका बच्चे का विकास बढ़ेगा, उस कंसेप्ट की नॉलेज उसको बढ़ेगी, समझ बढ़ेगी उसकी। लेकिन यहां पर उसने बाधा कह दिया, बाधा नहीं, यहां पर सहायक होना चाहिए था, तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाता। और जो आपका यहां पर ये ए था, ए सही होकर आर इसकी सही व्याख्या भी करता, बट इसने कह दिया बाधा, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी। यानी कि तर्क इसने यहां पर गलत दिया हुआ है। अगर यहां बाधा की जगह सहायक बोलता तो ए और बी दोनों सही हो जाते, और आपका जो है तर्क इसमें यानी जो आर है वो इसकी सही व्याख्या करता ए की। तो एक शब्द ने पूरा स्टेटमेंट बदल दिया। ठीक है, समझ गए आप लोग? तो ये आपका क्या है, ए आपका ठीक है और ये बी आपका गलत है क्योंकि बाधा डाल दिया। अब इसके अंदर आप लोगों कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, ठीक है, मान लीजिए आप प्याजे का ही कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, तो ऐसे ही कथन कारक वाले क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। अब इसलिए मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा, ये सबसे की पॉइंट है जो आपको अपने देखने को मिल रहा है कि चीजें भाई बिल्कुल भी रटनी नहीं है, चीजें समझनी है। इतना सा सिलेबस है, उसी में से एग्जाम आपका आता है, बस उसको घुमाकर पूछता है एग्जामिनर, लैंग्वेज को घुमाकर पूछता है। और जितनी भी चीजें हैं, क्वेश्चन है, मैं आपके सामने सोल्व करता हूं। आपने देखा होगा मैं सारे ऑप्शन को, सारी चीजों को डिटेल में सोल्व करता हूं ताकि आपको सारी चीजें समझा सकूं। अगर आप ये कहोगे ये क्वेश्चन है, ये इसका आंसर है, चलो भाई ठीक है, अगले क्वेश्चन पर लेकर आओ, फिर डब्बा गुल हो जाएगा आप लोगों का। क्वेश्चन लिमिटेड करो, लेकिन उनको डिटेल में समझ के करो, अपने कंसेप्ट को समझ कर करो, सारी चीज आपकी यहां पर क्लियर हो जाएगी। तो जो मैंने क्वेश्चन के थ्रू आपको दिखाया। अब आप लोगों की तरफ से क्वेश्चन आता है कि क्या कुछ नया टॉपिक आया है, क्या कुछ नया सिलेबस इसके अंदर चेंज हो गया है क्या? कोई सिलेबस चेंज नहीं हुआ आपका, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो आपका जनवरी के अंदर होगा उसके अंदर शायद आपकी संभावना है पूरा, वहां तक आपको देखने को मिल जाए। कोई भी नया टॉपिक नहीं आया। अब देखिए मैं अपना बताता हूं आपको, ध्यान से सुनना इस वाली बात को। जैसे मान लीजिए कोई भी एग्जाम होता है, फॉर एग्जाम्पल सीटेट का एग्जाम होता है, तो मैं पेपर को देखता हूं, पेपर में देखने के बाद जैसे मुझे लगता है अच्छा यार ये वाला एक नया क्वेश्चन आया, तो मैं तुरंत उसको अपने रजिस्टर के अंदर नोट डाउन कर लेता हूं। हालांकि अगर वो मेरे पास रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर उससे रिलेटेड चीज मुझको ढूंढनी होती है, फिर मैं किताबें उठाता हूँ, एनसीईआरटी उठाता हूँ, एनआईएस उठाता हूँ, इग्नू बीएड की किताबें उठाता हूँ, इन किताबों को उठाता हूँ। वहां पर भी नहीं मिलता, फिर स्टेट बोर्ड की किताबें उठाता हूँ। तो जब तक मुझे उस क्वेश्चन का सोर्स नहीं पता लग जाता, ये क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा कहां से है, तब तक मुझे मतलब संतुष्टि नहीं मिलती। तो ये काम भी आपको करना है। नया टॉपिक कुछ भी नहीं है। अभी जैसे पिछली बार आप लोगों ने पढ़ा होगा सिंक्रोनस और आसिंक्रोनस लर्निंग के बारे में पढ़ा होगा, सब्जेक्टिव लर्निंग के बारे में पढ़ा होगा। यार ये सब आपके लर्निंग के चैप्टर के अंदर दिए हुए हैं। आप लोगों ने भी कोई भी ऐसी ऑथेंटिक किताब, मुझे नहीं लगता एक दो को छोड़कर कभी पढ़ी होगी, ये सब दिया है। तो कोई टॉपिक आपका नया नहीं है। हाँ, शिक्षा नीति 2020 ऑनलाइन एग्जाम से आपके एग्जाम में पूछी जा रही है, ठीक है। और जैसे इससे पिछली बारी वाले में आपको ओलंपियाड के बारे में पूछ लेता, ओलंपियाड में आपको गेम की बात नहीं कर रहा, स्कूल कॉम्पिटिशन जो आपके होते हैं, ठीक है। तो नया टॉपिक नहीं है, कुछ नए कंसेप्ट आ जाते हैं, उसके लिए मैं आप लोगों के लिए खड़ा हूं, ठीक है। जो आपका सारा मेहनत आपको करनी होती है मैं कर लेता हूं, क्योंकि मुझे तो बहुत कम टाइम लगता है। पेपर पढ़ा जल्दी, अच्छा यार एक दो कंसेप्ट नया है, उसको जल्दी से लिख लिया, ठीक है। तो उसके लिए आप टेंशन मत लेना, कोई सिलेबस पैटर्न कोई चेंज नहीं है। और कुछ नए टॉपिक भी आपको एक दो ऐसे दिखते हैं, मैं उससे रिलेटेड काफी चीज आपको और एक्सप्लेन करता हूं कि क्या पता इस बार यहां से भी पूछ लिया जाए। तो नया टॉपिक कुछ भी नहीं है, और उसके लिए आप लोगों के लिए मैं हूं ही, ठीक। अब बात करते हैं आपके पेडागोजी की बात करते हैं। देखिए मैंने आपको शुरुआत में एक चीज बताई। पहली चीज तो आपके सामने ये है कि जो आपको पेडागोजी देखने को मिलती है, इसमें आपको चीजें समझनी पड़ेगी, ठीक है। जो आपको यहां पर पेडागोजी देखने को मिल रही है, एक पेडागोजी तो आपके सब्जेक्ट की पेडागोजी होती है। फॉर एग्जांपल आपके पास ईवीएस है, मैथमेटिक्स है, सोशल साइंस है और साइंस है। अगर आपको इन सब्जेक्ट की नॉलेज है, अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनर आपके सामने पूछ रहा है, तो आप लोग उस कंसेप्ट का यूज करके, अपनी बुद्धि का यूज करके उसका सही आंसर दे दोगे। वो हो जाती है सब्जेक्ट पेडागोजी। एक पेडागोजी होती है जिसमें सिंपल ये देखा जाता है कि टीचर की क्या अप्रोच है बच्चे के थ्रू, किस मेथड के थ्रू पढ़ा रहा है। अगर बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है क्लासरूम में, तो टीचर किस प्रकार से बच्चे का इंटरेस्ट क्लासरूम में ले सकता है, ठीक है। मान लीजिए अभी आप लोग यहाँ पर कमेंट कर रहे हो, कुछ भी आपस में आप लोग बात कर रहे हो, ठीक है। और रीना जी क्या हाल है, रीना जी ने कहा हाँ ठीक है, कल्लू जी आप बताओ। अब मैंने देख लिया रीना जी और कल्लू जी यहाँ पर लगे पड़े हैं, तो यहाँ पे टीचर की क्या जिम्मेदारी है कि इन बच्चों का जो अटेंशन है क्लासरूम में लेकर आए, और फिर अटेंशन लेने के बाद ये अपना रिटेंशन कर सके, चीजों को यहाँ पर धारण कर सके, ठीक है। तो मुझे कल्लू जी और रीना जी को समझाना पड़ेगा, इस तरीके के टीचिंग मेथड्स का यूज करना पड़ेगा, इस प्रकार की
अप्रोच का यूज करना पड़ेगा ताकि मैं इंटरेस्ट बच्चों का क्लासरूम में लेकर आ जाऊं, और बच्चों से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने पड़ेंगे। ये सभी आपके सीडीपी के थ्रू आपके कवर हो जाते हैं, लेकिन सब्जेक्ट पेडागोजी जिसमें आपको सब्जेक्ट की पकड़ अच्छी रहेगी तभी आप लोग उसकी पेडागोजी भी यहां पर कर पाओगे। ठीक है, सॉरी भाई अगर किसी का नाम रीना या कल्लू जी हो तो। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको बता दी। और पेडागोजी के लिए मैं आपसे बार बार कहता हूं, इसके अंदर कोई किताब आपकी काम नहीं आएगी, इसके लिए तो आपको एक टीचर चाहिए ही। ठीक है, मान लीजिए आप लोगों ने टीचर अपना कोई ले लिया, ठीक है, मुझे ही आप लोगों ने ले लिया, तो इसकी जो मेरी यूट्यूब पर मेरी क्लास चलती है, चाहे कोई भी हो, मेरा शुरू से यही टाइम रहा है 8 बजे का, तो 8 बजे जो मैं क्लास चलती, जो मैं चीज़ें समझाता हूँ, ठीक है, और ऐसी बात नहीं है कि मैं मतलब सीधा आकर पढ़ाना शुरू कर दिया। कितनी सारी जो गवर्नमेंट ट्रेनिंग्स होती है उनका मैं हिस्सा रह चुका हूँ। जैसे आप लोग यहाँ पर मेरी किताब भी देखोगे ना, तो किताब के बारे में मेरे बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे नए आते हैं जिनको कुछ पता ही नहीं रहता, वो सोचते पता नहीं कौन करा रहा है। अगर आप लोग मेरे बारे में यहाँ पर पढ़ोगे, ठीक है, जिसमें मैंने अलग अलग एग्जाम यहाँ पर क्वालिफाइड किए हुए गवर्नमेंट एग्जाम, और पता नहीं कितनी सालों से अब बच्चे सरकारी नौकरी यहाँ पर ले रहे हैं। ठीक है, उसके अंदर ही काफी जो ऐसी ट्रेनिंग्स होते हैं, ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं सरकार के, जिसके थ्रू ये बताया जाता है कि टीचर को आपको कैसे कैसे नॉलेज देनी है ताकि वो बच्चों को इस प्रकार से चीजें डिलीवर कर पाए, चीजें यहाँ पर समझा पाए। तो इन कई ट्रेनिंग का हिस्सा मैं रह चुका हूँ, और उसके अलावा काफी साल से पढ़ा रहा हूँ, तो चीजें और भी अनुभव हो गई है। उसी के आधार पर मैं आपको पेडागोजी पढ़ाता हूँ, वरना किसी किताब के थ्रू आप लोग पढ़ने जाओगे तो आपको पेडागोजी समझ में नहीं आएगी, और अगर आपने चीजें रट ली तो फिर आपका डमरू बजना तय है। ठीक है, और वह मैं आपका बजने बिल्कुल भी नहीं दूंगा। तो ये चीज मैंने आपको आज आपका सीडीपी का सिलेबस बताया, यूनिट वाइज मैंने आपको बताया। इसकी तैयारी मैं आपकी यूट्यूब पर भी कराऊंगा जब मेरी 8 बजे से क्लास चल जाएगी। अभी मैं आपके सामने पेपर का एनालिसिस कराऊंगा, आपके पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का। इससे आपको और आइडिया लग जाएगा कि जो इससे पहले पेपर हुआ था वो कैसा आया था, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। और सबसे बढ़िया बात है, सीटेट के एग्जाम में मुझे ये बढ़िया बात लग रही है कि एग्जामिनर लैंग्वेज बढ़िया पूछ रहा है, मतलब दिमाग लगाना पड़ रहा है। और सबसे गंदी बात मुझे लग रही है, ये लोग सिलेबस चेंज नहीं कर रहे हैं, घिसा पिटा वही सिलेबस आ रहा है बार बार पढ़ा पढ़ा के। हम जब आप लोगों की गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी ना, तो शुरू शुरू में आपको बड़ा मजा आएगा, लेकिन जैसे आप लोगों को कुछ साल हो जाएंगे, बार बार हर साल सेम टॉपिक आपको सेम सिलेबस पढ़ाने के बाद आपको बोरियत लगनी शुरू हो जाएगी। एक साल गया, अगली साल आया, फिर आपको सेम पढ़ाई शुरू कर दी। ठीक है, तो आप एक टीचर को बोरियत हो जाती है जब तक कुछ नया चेंज नहीं आया। लेकिन अब सरकार बहुत सारे चेंजेस लाती जा रही है, अब टीचर की भी हालत खराब कर रखी है। जो आपको पैसा दिया जाएगा पूरी मेहनत का ही आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें मैंने आपके सामने शेयर कर दी। बाकी अगर आप लोग सारी चीजें डिटेल में एक साथ पढ़ना चाहते हो, कंटेंट आपको एक जगह पर मिल जाए, वो आप लोग लेना चाहते हो, तो मेरी सचिन एकेडमी ऑफिशियल एप्लीकेशन पर आप लोग ले सकते हो। और जिसके बाद मैं आपको क्लियर ये कहता हूं कि आपको फिर 1 रुपया सीटेट में लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एक मिनिमम फीस में, चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो पेपर सेकंड हो, चाहे दोनों पेपर हो, और ये सारा कंटेंट जो यहाँ पर आपको दिया हुआ है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो जो आपको ठीक लगे, जो आपका तरीका ठीक लगे, वो आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं जो सभी अलग अलग टीचर आपको पढ़ाते हैं, तो कुछ सब्जेक्ट मैं आपको नहीं करा पाता हूँ, तो इसलिए बच्चे एप्लीकेशन के थ्रू पढ़ते हैं और डेली अपना एडमिशन लेते जा रहे हैं, क्योंकि उनकी क्लास भी फिर आपकी स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, अगर आपका अब कोई सवाल बचा है तो मुझसे पूछ लीजिए। और मैंने इसलिए कहा, अपना फोन चला के देना, मेरा स्विच ऑफ हो गया, इसलिए मैंने कहा आप लोगों से कि पहले समझ लीजिए कि आपका क्या पैटर्न होता है, क्या एग्जाम का स्ट्रक्चर होता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और क्या गलती आपको नहीं करनी। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा, मैं कभी भी सीधे आते क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कराना शुरू नहीं करता। पहले मैं समझाता हूं बच्चों को कि भाई ये सिलेबस है, ये पैटर्न है, ये चीजें पूछी जा रही है, और अब मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा और यहां से पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले जो टाइम लगता है ना, वो हमेशा प्लानिंग में टाइम लगता है। एक बार प्लानिंग कर लो बढ़िया तरीके से, 2 दिन 3 दिन 4 दिन बढ़िया तरीके से प्लानिंग कर लो, और आपकी प्लानिंग बढ़िया होगी, अब उसका इंप्लीमेंटेशन करो। ये नहीं कि सीधे अपना इंप्लीमेंटेशन चालू कर दिया, प्लानिंग है नहीं, पता ही नहीं एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है। पता चला एग्जाम में बेसिक ग्रामर आती है, पूरी दुनिया भर की ग्रामर पढ़ दी। पता चला एग्जाम में आपके जो ये सीटेट के एग्जाम में सीडीपी आती है, या आपकी जिस प्रकार के टॉपिक आते हैं, आपने टेट की यहाँ पर पढ़नी शुरू कर दी, डमरू बच जाएगा आपका। ठीक है, तो आप लोग बेफिक्र रहना, एग्जाम आपका बहुत बढ़िया नंबर से पास होगा, उसके लिए आप लोग टेंशन मत लेना। ठीक है, सुपर चैट किसने भेजी 1,000 रुपए की? सर मैं फॉर्म भरने के लिए डॉक्यूमेंट साइबर वाले को दिया था, मुझे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों भरवाना था, बट उन्होंने सिर्फ पेपर 1 ही भर के फीस सबमिट कर दिया। मुझे पेपर 1 और 2 दोनों है, बहुत ज़रूरी है, क्या मैं दोबारा फॉर्म भर दूं कि मेरे क्या है फॉर्म में रिजेक्शन हो जाएगा? ठीक है, देखिए जो आप लोग कैफे के थ्रू अपने फॉर्म भरवाते हो ना, जब कैफे वाला फॉर्म भरा करे वहीं पर आप लोग साथ के साथ बैठ जाए। ठीक है, पहले आप ये देख लीजिए कि आपका बीएड है या डीएलएड है। अगर आपका वो मान लीजिए पेपर 1 आपने भरा है, मैंने देखा नहीं, पेपर 1 अगर आपका भरा है डीएलएड है, तो पेपर 2 की जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरी बार अप्लाई कर सकते हो, वरना आप लोग दोबारा से कैफे वाले के पास जाना और उसको बोलना इस प्रोसेस के लिए, वो आपको इसको करवा देगा। ठीक है, और पूछो जल्दी से।
बिल्कुल देखें, ये सारी डिटेल मैंने आपको दे दी, बैच वगैरह की डिटेल दे दी, इसमें सभी टीचर के बारे में मैंने आपको बता दिया था। इनफैक्ट मैं डेमो क्लास भी डलवा दूंगा, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे थे या टीचर भी कह रहे थे सर आप भी डाल दिया करो डेमो, नए बच्चे आकर वो सोचते हैं कि कौन सचिन चौधरी, मैंने कहा चलो ठीक है डाल दूंगा भाई आपका, ठीक है। तो आज आपकी डेमो क्लास के अंदर सिर्फ मैंने आपको ये बताया कि आपका सिलेबस क्या होता है, पढ़ाने का तरीका तो मैंने अभी स्टार्ट ही नहीं करा है, ठीक है। तो वो जब मैं, जो नए बच्चे देख रहे होंगे जब करूंगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। और पूछे जल्दी से। हाँ भाई, इसकी वैलिडिटी आपकी 1 साल तक रहेगी, यानी इसके बाद भी जो आपका सीट आता आएगा, जब तक ये आपका कोर्स रहेगा उसके लिए बेफिक्र रहना, और ये सभी चीजें इसके अंदर आपको मिल जाएगी, ठीक है। और पूछो जल्दी से क्या क्वेश्चन है। बुक ऑनलाइन भी भैया आपको मिल जाएगी, अभी आपका इसका एक इवेंट लगने वाला है बुक का, ठीक है। और इसका लाइव इवेंट भी लगेगा अमेजन और फ्लिपकार्ट के ऊपर, जिस पर मैं आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट के ऊपर लाइव आता हुआ दिखूंगा, वो इवेंट मैं आपके सामने शेयर कर दूंगा। तो जितनी भी सीटेट की किताब है वो सभी आपको देखने को मिल जाएगी, सबसे पहले सीडीपी की आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और पूछो जल्दी से क्या क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी पूछो भाई आपके। डिस्काउंट भाई मैंने बता तो दिया, कितनी बार बताओ डिस्काउंट। ये आपका डिस्काउंट कितनी तारीख तक है, ये आपका डिस्काउंट है 25 मार्च तक है, 20 तारीख से आपकी क्लास शुरू है, ठीक है। तो वरना डिस्काउंट के बाद फिर आपकी सेम यही फीस आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और पूछो जल्दी से क्या क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ भाई लव यू ऑल, ठीक है। ठीक, और पूछो। ये आईफोन मत दिया, अगर इसमें कमेंट तो पढ़े ही नहीं जाते, कोई दूसरा फोन दिया कर। और पूछो भाई जल्दी से। मेरा जॉब लग गया, अच्छा ठीक है, तो सी टेट में क्यों आ रहे हो फिर। ये कह रहे सीडीपी कहाँ से करे, अबे इतनी इतनी देर से मैं क्या बता रहा था। ये भी बीच में लाइव जुड़े होंगे कि सीडीपी कहाँ से करे, ठीक है। हैं? चल अब तो चलेगा, तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी वो मैंने आपके सामने शेयर कर दी, पूरी की पूरी आप लोग डिटेल को देखना जानना, ठीक है। हाँ विकास भर दो भाई, फॉर्म को भर दो, कोई दिक्कत नहीं आपकी, ठीक है। इसको आप लोग दोबारा जानना, ठीक है। और पूरा प्रोसेस आपको समझा दिया मैंने, क्या क्या चीजें पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है। इसकी तैयारी भी मैं आप लोगों की कराऊंगा, जो यहाँ पर टाइम लिखा हुआ है 8 बजे से, उसकी मैं यूट्यूब पर एक वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए डाल दूंगा, मैं भी तैयारी कराऊंगा, ठीक है। और उसके लिए बेफिक्र रहना है आप लोग, और बैच के थ्रू पढ़ रहे हो तो वहां पर आपको सभी चीजें मिल जाएगी, ठीक है। तो टेंशन फ्री रहिए, पढ़ते रहिए, बस एक चीज का ध्यान रखिए कि कंटेंट से बाहर नहीं भटकना, चीजों को रटना नहीं है, चीजों को समझना है, ये चीजों का इंप्लीमेंटेशन कर लेना, बाकी मैं आप लोगों के लिए हुई, टेंशन आप लोगों को लेनी नहीं है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके पेपर एनालिसिस करा दूंगा, ठीक है। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड मैं एक ही वीडियो के अंदर करा दूंगा, क्योंकि आज देखो सिलेबस पैटर्न दोनों का सेम रहता है, सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक ही वीडियो के अंदर दोनों करा दूंगा, दोनों के लिए आपके यूजफुल रहेगा, ये नहीं कि पेपर 1 के अंदर और पेपर 2 के अंदर अलग अलग चीज आती है, दोनों के अंदर सेम रहता है। तो एक वीडियो में आपको एनालिसिस की करा दूंगा, जो नेक्स्ट वीडियो मेरी रहने वाली है, फिर आपको पता लग जाएगा सिलेबस कैसा होता है, कैसे क्वेश्चन पूछे गए, क्या आगे पढ़ना है, और फिर हम लोग यहाँ पर तैयारी जबरदस्त तरीके से करेंगे, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, कोई आपका और क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोग यहाँ पर लिख देना, ठीक है। ठीक है। ठीक है भाई। टेट सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट भैया आपका भी डिजी लॉकर में नहीं आया है, जनवरी वालों का, जैसे आ जाएगा आप लोग उसको निकाल सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और पूछो जल्दी जल्दी से पूछ लो एक दो और। ठीक है। ठीक है, ज्यादातर वही क्वेश्चन आ रहे हैं, क्लास लेना है वे लेना है, सब ले बता रखी है मैंने, ये आपके सामने डिटेल है। चलो फ्रेंड्स, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू।